हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू ज्योमेट्रिक्स। आज हम इस लेक्चर वीडियोज में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हमारे पास, जो गेट ज्योमेट्रिक्स 2020 वाला पेपर को हम एनालिसिस कर रहे थे, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आज, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने पिछली दो वीडियोज़ में प्रीवियस ईयर्स के जो एनालिसिस किया है उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था कि जो कॉमन पार्ट होता है वहाँ के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब जैसे कि गेट ज्योमेट्रिक्स सिलेबस का जो पैटर्न रहता है गेट एग्जाम का, उसमें आपको पार्ट बी जो होता है सिलेबस के अंदर, उसमें दो सेक्शन मिलते हैं आपको, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो ये जो लिखा हुआ है कि पार्ट बी सेक्शन फॉर सेक्शन 1 कैंडिडेट्स ओनली, तो इसमें आपको ऑप्शनल मिलता है कि आप या तो सेक्शन 1 चूज कर सकते हो जो सर्विंग एंड मैपिंग होता है, दूसरा हमारे पास सेक्शन 2 होता है। तो आप कोई एक ऑप्शन चूज करोगे और इसमें 11 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे पास 2 मार्क्स के रहते हैं, और जो 8 क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल हमारे पास ये जो आता है वो 22 मार्क्स ये हो गए, और ये 8 मार्क्स हो गए, टोटल 30 मार्क्स का ऑप्शनल आपको मिलता है। दूसरा जो सेक्शन 2 है वो आपको इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड मिलेगा। तो जो भी आपको ज़्यादा मतलब नॉलेज है, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो वाला सेक्शन आप चूज कर सकते हो जिससे आपने तैयारी की हुई है। और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ मार्क्स हैं, वो इक्वल रहते हैं हमारे पास दोनों सेक्शन के लिए। तो इसका कहने का मतलब है हमने अब तक जो किया है वो 70 मार्क्स का सॉल्व कर लिया। जनरल एप्टीट्यूड का हमने क्वेश्चंस जो भी 15 मार्क्स का होता है वो देख लिया था हमने, और जो हमारे पास 55 मार्क्स के जो कॉमन पार्ट रहता है हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला, वो वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों सेक्शन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 सर्विंग एंड मैपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन 2 तो जो भी आप चूज करते हो अपने गेट्स ज्योमेट्रिक्स में जिससे आप कंफर्टेबल हो, उस वो वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो हमने इसमें दोनों सेक्शन को सॉल्व किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 47 क्वेश्चन नंबर है, और ये जो अभी हमें 8 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 1 मार्क्स के मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। तो जनरली सर्वेइंग जब आप करते हो, सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहली बात है कि सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग है कि किसी भी पॉइंट के आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। जब आपको 2 पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन मिली हो तो उससे रिलेशन निकाल के आप तीसरे पॉइंट की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। तो ये एक प्रिंसिपल भी होता है, जैसे कि टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, या तो वो लीनियर हो सकती है या एंगुलर, या फिर दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है कि एंगुलर इन्फॉर्मेशन भी आपको पता है और एक लीनियर इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो उन दोनों इन्फॉर्मेशन 2 मेजरमेंट का यूज करके आप तीसरे नए स्टेशन की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। तो फ्रॉम द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स जो 2 हैं, आपको तीसरे पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो वो सर्वेइंग कहलाता है। तो एक प्रिंसिपल भी होता है ये हमारे पास सर्वेइंग का। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है कि आपने सर्वे किया, जिस एरिया का सर्वे करना है, मान लीजिए ये एरिया है और आपको एरिया या पेरीमीटर है उसका सर्वे करना है, तो आपको पहले आउटर लाइंस को मेजर करना पड़ेगा। उसकी जो भी रीडिंग्स रहेंगी वो आप पहले मेजर करोगे, उसके बाद फिर अंदर की जो रीडिंग्स रहेंगी, जो भी स्टेशंस रहेंगे, वो सब आप बाद में मेजर करोगे। तो ये हमारे पास होल टू पार्ट हो गया, न कि आप पहले छोटी रीडिंग्स ले रहे हो और फिर उसके बाद बाहर जा रहे हो। तो इससे क्या है, आप पहले आउटर एरिया जो भी आपका पेरीमीटर रहता है, इंटरेस्ट जो रहता है जिसमें आपको सर्वेइंग करना है, उसको आप पहले मेजर करते हो, और फिर उसके बाद अंदर की जो मेजरमेंट्स रहती हैं उनको आप मेजर करते हो। तो ये क्या सर्वेइंग का प्रिंसिपल है होल टू पार्ट में। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा रहता है कि जो एरर है वो इंक्रीज नहीं होता है, वो लोकलाइज हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि एरर जो है वो टोटल एरिया आपने मेजर कर लिया, तो जितना एरर इसमें रहेगा वो उतना ही आपका मैक्सिमम एरर रहेगा। लेकिन आप पार्ट टू होल मेजर करते हैं, मतलब कि अंदर की चीज़ें पहले आप मेजर करते, और जो भी रीडिंग्स है, जो भी मेजरमेंट्स हैं, आप पहले छोटी वाली लेते। तो इससे क्या फ़ायदा, मतलब फ़र्क पड़ता है कि जो इसमें एरर आते छोटी वाली में, वो क्यूमुलेटिव नेचर हो जाता है और वो इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, तो वो एड ऑन होता है हमारे पास। तो उससे क्या एरर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट जब आप होल टू पार्ट को चूज करते हो, जो कि बेसिक प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का, होल टू पार्ट, तो उसमें आपका एरर जो है वो लोकलाइज हो जाता है और एक्युमुलेशन ऑफ एरर रुक जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा,
होल टू पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट हमने जो सर्विंग के बारे में देखा था, तो ये हमारे पास कुछ 5 मेजरमेंट्स हैं। जैसे आपने पी क्यू देखा आपने, तो आपको ये 2 पॉइंट्स पता है, और फिर आपने पी से डिस्टेंस निकाला और क्यू से जहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा वहाँ पे आर स्टेशन रहेगा। तो इससे क्या है, 2 आपको लीनियर मेजरमेंट्स पता थी और आपने आर जो स्टेशन है उसको लोकेट कर लिया, या फिर हाँ जो भी आपका स्टेशन है आपने उसको लोकेट कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक लीनियर मतलब मेजरमेंट है जो डिस्टेंस है एस आर के बीच में, और एक 90 डिग्री एंगल है, तो वो भी आपके पास एक एंगुलर हो गया, एक लीनियर मेजरमेंट्स हो गए। सिमिलरली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको भी एक एंगुलर इन्फॉर्मेशन पता है और एक हमारे पास लीनियर इन्फॉर्मेशन है, तो आप आर को लोकेट कर सकते हो। तो 2 फिक्स पॉइंट हो गए हमारे पास, पी और क्यू, और आपका जो अननोन स्टेशन है जिसको आपको लोकेट करना है वो आर हो गया आपके पास। तो ये सर्विंग के मेथड्स है हमारे पास कि आप सर्विंग करते हो तो क्या प्रिंसिपल रहता है हमारे पास। यहाँ पे देखोगे तो आपको पी से पता है कितना एंगल है, क्यू से पता है कितना एंगल है, जहाँ पे कट करेगा वो आपका आर स्टेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 एंगुलर मेजरमेंट्स पता है। यहाँ पे देखोगे तो एक एंगुलर मेजरमेंट्स पता है क्यू स्टेशन से, और पी से आपको डिस्टेंस पता है, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा वो आपका आर स्टेशन हो जाएगा। तो ये आपको क्या सेकंड जो पॉइंट है उसके रिलेशन में डायग्राम अवेलेबल है आपके पास। तो आपको जो मैंने ये चीज़ बताई है होल टू पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो गेट एग्जाम्स में हो सकता है आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका होल टू पार्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टाइप ऑफ सर्वे कैरिड आउट टू डिफाइन द प्रॉपर्टी बाउंड्रीज फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो इसका आप देखोगे तो मतलब कि जब आप प्रॉपर्टी डिवाइड करते हो तो कौन सा सर्वे कहलाता है, वो कैडिस्ट्रल सर्वे कहलाता है आपका। ठीक है, तो कैडिस्ट्रल सर्वे क्या होता है वो देख लेते हैं कि कैडिस्ट्रल सर्वे इज द सब फील्ड ऑफ कैडिस्टर एंड सर्विंग डेट स्पेशलाइजेज इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड री एस्टेब्लिशमेंट of real property boundaries. It involves the physical delineation of the property boundaries and determination of dimensions, areas and certain rights associated with property. तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि किसी भी गांव में अगर आप जाते हो तो उसमें जो प्लॉट्स होते हैं, जो खेत होते हैं, अगर उसका डिवीजन करना है तो हमारे पास जो सर्वे करते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत एक्यूरेट होना चाहिए नहीं तो लड़ाई हो जाती है हमारे पास। तो एक तो कैडिस्ट्रल सर्वे के लिए जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा हाई चाहिए होती है हमारे पास, और जो भी प्रॉपर्टी डिवीजन रहती है हमारे पास या फिर प्लॉट्स डिवीजन रहता है वो जो जिसके लिए हमें सर्वे हाई एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है उस सर्वे को हम कैडिस्ट्रल सर्वे कहते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब भी आपको सर्वे करना है तो वो क्या होता है, कैडिस्ट्रल सर्वे होता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्चर ऑफ लाइन ऑफ ए ट्रैवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय द फिल इन द ब्लैंक है ऑफ द रिड्यूस बियरिंग ऑफ द लाइन। तो रिड्यूस बियरिंग मतलब बियरिंग ऑफ लाइन होता है हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास समझ लेते हैं कि बियरिंग क्या होता है, और इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है होल सर्कल बियरिंग और एक होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। हम यहाँ पे पहले होल सर्कल बियरिंग की बात करते हैं। तो आपका ये नॉर्थ स्टेशन है, तो होल सर्कल बियरिंग में बस आपको नॉर्थ से रीडिंग लेनी होती है। ठीक है, कोई भी आपकी लाइन है ए बी, तो आपका कितना ये हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है नॉर्थ के साथ, तो वो आपका क्या बियरिंग कहलाती है, और नॉर्थ से हम मेजर कर रहे हैं तो वो होल सर्कल बियरिंग है। तो ये लाइन आपकी किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, या आप तो यहाँ पर हो यहाँ पर हो यहाँ पर हो, तो आपको मेजरमेंट क्या है, नॉर्थ से मेजरमेंट करनी है कि हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बन रहा है उस लाइन का नॉर्थ से, तो वो होल सर्कल बियरिंग कहलाता है हमारे पास। बट अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग की, तो आपको नॉर्थ और साउथ दोनों से मेजर करना होता है। तो आपकी लाइन डिपेंड करती है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी लाइन यहाँ पर है तो आप नॉर्थ से मेजर करोगे, और अगर क्वाड्रेंट मेजर कर देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये किस टॉपिक का है हमारे पास, ट्रैवर्सिंग का। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि ये जो एंगल है वो हम साउथ से मेजर करेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम नॉर्थ से मेजर करेंगे। तो जो ये नॉर्थ साउथ से हम मेजर करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग में, और फिर उसमें डायरेक्शन भी लिखते हैं। जैसे इसका एंगल अगर 50 डिग्री आ रहा है तो आप साउथ 50 डिग्री ईस्ट लिखोगे, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी अगर ये लाइन है हमारे पास तो। ठीक है, और होल सर्कल बियरिंग में तो सिंपल जितना एंगल बना रहा है वो नॉर्थ से वो हो जाता है हमारे पास। बट ये चीज़ हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें डिपार्चर और लैटिट्यूड समझना है हमारे पास।
ठीक है। तो ये मान लीजिए नॉर्थ है और आपकी लाइन जो है वो ए बी एंगल बना रही है, मतलब बियरिंग जो है उसकी वो थीटा है आपके पास। ठीक है। अब आपको दो चीज़ें निकालनी हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट जो होता है वो हमारे पास डिपार्चर होता है, और ये हमारे पास जो होता है ये जो लेंथ रहेगी हमारे पास इस लाइन की, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन वाला हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड होता है। तो ये लैटिट्यूड होता है, और ग्रीन कलर वाला क्या है हमारे पास, डिपार्चर होता है। ठीक है। और थीटा जो है हमारे पास रिड्यूस बियरिंग कह लीजिए या फिर बियरिंग कह लीजिए। अब आपको निकालना है डिपार्चर, तो सिंपली ट्रायंगुलेशन वाला ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला निकालोगे। तो अगर ये लेंथ एल है, जो ए बी की लाइन की जो लेंथ है वो एल है, तो आपको डिपार्चर कितना मिल जाएगा, एल साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको लिखना है क्या, लैटिट्यूड की वैल्यू लिखनी है, तो लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं कि आंसर आपका क्या पूछा गया है, डिपार्चर पूछा गया है, तो साइन थीटा हो जाएगा। आंसर क्या है, साइन ऑफ द रिड्यूस बियरिंग हो गया, थीटा रिड्यूस बियरिंग है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं आपको लैटिट्यूड पूछा जाता है तो कॉस थीटा हो जाता है हमारे पास। ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पूरा क्लियर है हमारे पास। अब जैसे एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ ऑफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैंने बताया ना कि इस लाइन में अगर हम मेजर करते हैं तो वो लैटिट्यूड होगा, और डिपार्चर जो है वो डिस्टेंस ऑफ द लाइन है पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, डिपार्चर कहलाता है हमारे पास। ठीक है। तो लैटिट्यूड एल कॉस थीटा, डिपार्चर एल साइन थीटा हो जाता है। क्वाड्रेंट का मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूड पॉजिटिव है, डिपार्चर भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लैटिट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें हमारे पास लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव होता है हमारे पास। तो ये क्वाड्रेंट ये सब हमारे पास ट्रैवर्सिंग का रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी हमें जो जानना था वो था डिपार्चर ऑफ लाइन, जो कि साइन ऑफ द रिड्यूस बियरिंग ऑफ द लाइन का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए टेक्योमेट्री वेयर एफ इज द फोकल लेंथ एंड आई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडी एयर्स। तो सिंपल है, आपके पास जो टेक्योमेट्री का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो के एस प्लस सी करके करते हैं। एस हमारे पास स्टाफ रीडिंग होता है, डी डिस्टेंस होता है हमारे पास। अब ये जो दो के और सी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। सी हमारे पास एडिटिव कांस्टेंट कहलाता है, और के हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट कहलाता है। हमारे पास पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास एफ बाई आई के बराबर। फोकल लेंथ इज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडी एयर्स, और जो ये सी है वो हमारे पास एफ प्लस डी के बराबर कहलाता है। ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में एडिटिव कांस्टेंट पूछा जाए। तो हमें जो यहाँ पे पूछा गया है वो हमारे पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये डी जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, के एस प्लस सी के बराबर होता है। एस जो होता है वो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है, डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, उसके बाद हमारे पास जो के इज इक्वल टू एफ बाई आई के बराबर होता है। ठीक है। आई के की वैल्यू जो होती है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होती है हमारे पास। ठीक है। या फिर हम उसको क्या स्टेडी या इंटरवल फैक्टर कहते हैं, और सी जो है वो एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट कहलाता है हमारे पास। तो यहाँ पे डी भी आप देख सकते हो, डी हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और ये हमारे पास इसका एम हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डी कहलाता है। अब इसमें एफ आप जो फोकल लेंथ है उसको ऐड ऑन करोगे तो एडिटिव कांस्टेंट मिल जाएगा। अब ये जो एफ की वैल्यू होती है वो हमारे पास एफ वन एफ टू इज डिवाइडेड बाई एफ वन प्लस F2 के बराबर होती है, और F1 F2 आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है कि जब हम एनालिटिक लेंस की बात करते हैं तो C की वैल्यू क्या हमारे पास 0 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, D इज इक्वल टू के एस हो जाता है, और K हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टाफ। इंटरसेप्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, एनालिटिक लेंस यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, आंसर सी मिल जाएगा आपको एफ बाई आई के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द कैमरा एक्सिस ऑफ एन एरियल कैमरा इज डिफाइंड एज। तो कैमरा एक्सिस क्या होती है हमारे पास,
किसी भी एरियल कैमरा, जो हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं उसमें जो एरियल कैमरा होता है उसकी कैमरा एक्सिस को क्या बोलते हैं हमारे पास। तो कैमरा एक्सिस जो वो डिनोट करती है इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ फोटो प्लेन। जैसे फोटो प्लेन है हमारे पास जिससे हमारे पास इमेज बनती है, उसके सेंटर पॉइंट को एंड द फोकस पॉइंट ऑन द ग्राउंड थ्रू द सेंटर ऑफ कैमरा लेंस। तो कैमरा लेंस यहाँ पर होगा, इसकी जो इमेज बनती है वो फोटो प्लेन के ऊपर बनती है, और जो ग्राउंड पे हमारे पास है, ठीक है, जो ग्राउंड पे अवेलेबल है हमारे पास, उसके जो पॉइंट होता है उससे पास करती है हमारे पास। तो फोटो प्लेन का सेंटर, कैमरा लेंस और जो फोकस है हमारे पास ग्राउंड के ऊपर, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक्सिस बनती है, जो लाइन बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैमरा एक्सिस कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, द परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन द फोटोग्राफिक सेंटर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑप्शन सही है हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है हमारे पास फोकस के। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, बोर्डिज रूल फॉर एडजस्टिंग ए क्लोज ट्रेवर्स of perimeter L is based on the assumption that the probable error is proportional to। तो जब हम बॉडिज रूल, मतलब कि ये एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्सिंग का एक पार्ट होता है, रूल होता है, इसके अलावा ट्रांजिट रूल भी होता है, बट यहाँ पे जो बात की गई है बॉडिज रूल की बात की गई है, और जो उसका जो अजम्पशन होता है वो जो होता है वो लीनियर मेजरमेंट के लिए अलग रहता है और एंगुलर मेजरमेंट के लिए अलग रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे किसको एडजस्ट करना है हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर जो लेंथ है वो लीनियर मेजरमेंट है हमारे पास। तो लीनियर मेजरमेंट जो कहता है उसका जो प्रोबेबल एरर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल रहता है हमारे पास। ठीक है, और अगर ये एंगुलर के लिए एरर, जो प्रोबेबल एरर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ हमारे पास। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बट यहाँ पे जो पूछा गया है वो है हमारे पास प्रोबेबल एरर पूछा गया फॉर द पेरीमीटर। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल होता है हमारे पास, इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ एल हमारे पास। तो द मेथड ऑफ एडजस्टिंग ट्रेवर्स इज बेस्ड ऑन द assumption that error in linear measurements even are directly proportional to the square root of the length। तो even is directly proportional to the square root of length and errors in the angular measurements are inversely proportional to the square root of the length। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहला है हमारे पास, स्केल ऑफ ए टिल्टेड फोटोग्राफ इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कि द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट विल बी रेडियल फ्रॉम नादर पॉइंट ऑफ द टिल्टेड फोटोग्राफ। अगला है हमारे पास कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट इंटरसेक्ट्स द टिल्टेड फोटोग्राफ एट ए पॉइंट नोन एज द आइसोसेंटर। तो फोर्थ है हमारे पास कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल लाइन एंड पासिंग थ्रू द आइसोसेंटर इज नोन एज द एक्सिस ऑफ टिल्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है हमारे पास, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं कि स्केल जो होता है वो टिल्टेड फोटोग्राफ का वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है हमारे पास। ठीक है, वो चेंज होता रहता है हमारे पास। तो इसमें क्या हमारे पास कि स्केल ऑफ ए टिल्टेड फोटोग्राफ इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट, तो ये गलत है हमारे पास, यूनिफॉर्म नहीं रहता है हमारे पास। तो अगर देखें कि इन केस ऑफ फ्लैट ग्राउंड और यूनिफॉर्म एलिवेशन है हमारे पास, तो वर्टिकल फोटोग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म रहेंगे फ्रॉम पॉइंट टू द पॉइंट। इफ द ग्राउंड वेरीज, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है ग्राउंड, तो स्केल भी हमारे पास वेरी करता है हमारे पास। ठीक है, इफ ए टिल्ट फोटोग्राफ इज टेकन ओवर एन एरिया हैविंग नो रिलीफ द स्केल विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो जब टिल्टेड फोटोग्राफ लेंगे तो उसका जो स्केल है वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहता है, चेंज हो जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन एक इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, बट जो स्टेटमेंट है वो गलत है हमारे पास। ठीक है, द डाउनवर्ड हाफ ऑफ ए फोटोग्राफ विल हैव ए लार्जर स्केल देन द अपर हाफ। द प्रॉब्लम बिकम्स स्टिल कॉम्प्लिकेटेड इफ ए टिल्ट फोटोग्राफ इज टेकन ओवर एन एरिया विद रिलीफ। तो मतलब कि टिल्टेड फोटोग्राफ आप चाहे रिलीफ के साथ नहीं लेते हो तो वो हमारे पास स्केल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है हमारे पास। फॉर फाइंडिंग द स्केल एट ए गिवन पॉइंट ऑन ए फोटोग्राफ द फॉलोइंग डेटा आर एसेंशियल। तो जनरली आप देखोगे स्केल का जो होता है फॉर्मूला वो एफ अपॉन में एच माइनस एच होता है।
और एफ जो है फोकल लेंथ है, एच हमारे पास एलिवेशन हाइट है किसी भी एरियल कैमरा की, और एच जो स्मॉल एच है वो हमारे पास टेरेन का एलिवेशन होता है हमारे पास। ठीक है, तो आपको स्केल निकालना है तो फोकल लेंथ, टिल्ट, हाइट ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ पॉइंट, स्विंग, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विच रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल लाइन। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे पास अगर किसी भी फोटोग्राफ या कैमरा का स्केल निकालना है तो हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, जैसे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इमेज पोजीशन कॉज्ड बाय इट्स एलिवेशन above a particular datum. The vertical object, such as building or tree, will appear to be lying on along a radial line to the image another point. This deformation is called the relief displacement. तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये फोटोग्राफ है आपकी, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नादर पॉइंट है। ठीक है, तो जो भी बिल्डिंग होगी या फिर ट्री होगा वो इस टाइप का आपको दिखेगा। तो ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस होता है हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास डी कहलाएगी, और डी हमारे पास क्या होता है, जनरली रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास। तो ये जो है वो शिफ्ट है, ये किसकी वजह से होता है, हाइट की वजह से होता है। पोजिशन कॉज्ड बाई इट्स एलिवेशन अबाउट द पार्टिकुलर डेटम, ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग विल अपीयर टू बी लाइंग अलोंग ए लाइन रेडियल, ये रेडियल लाइन के अलोंग है, टू द इमेज नादर पॉइंट। ठीक है, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्टेटमेंट है कि द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट विल बी रेडियल फ्रॉम नादर पॉइंट टू द ऑफ द टिल्टेड फोटोग्राफ, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। अगला जो है वो हमारे पास क्या है, ये देखिए, आइसोमेट्रिक पैरेलल या फिर एक्सिस ऑफ टिल्ट कह लीजिए, ये क्या है, द प्लेट पैरेलल विच पासेस थ्रू द आइसो सेंटर। तो एक्सिस ऑफ टिल्ट जो है वो आइसो सेंटर से पास होती है हमारे पास। ये डायग्राम है, इसके अंदर हम देख सकते हैं इजिली। तो इसमें आप देखोगे कि स्विंग आपको पता है, और हमारे पास फोटो प्रिंसिपल पॉइंट भी हो गया। तो ये हमारे पास कैमरा एक्सिस होती है। तो ये एक किसका डायग्राम है, ये हमारे पास एक टिल्टेड फोटोग्राफ का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, और ये हमारे पास जो है वो कैमरा एक्सिस है हमारे पास, जो कि टिल्टेड है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला गया, आइसोमेट्रिक पैरेलल या फिर एक्सिस ऑफ टिल्ट जो होती है वो आइसो सेंटर से पास करती है हमारे पास। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है स्टेटमेंट के, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट इंटरसेक्ट द टिल्टेड फोटोग्राफ एट ए पॉइंट नोन एज आइसो सेंटर। तो हमने आइसो सेंटर देखा, वो हमारे पास क्या पास करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास कि लाइन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल लाइन एंड पासिंग थ्रू द आइसो सेंटर इज नोन एज द एक्सिस ऑफ टिल्ट। तो हमने नादिर एक्सिस जो ग्रेविटी लाइन है उससे डिफरेंट जो कैमरा एक्सिस लाइन थी वो देखी थी, वो एक्सिस ऑफ टिल्ट है हमारे पास, जो कि आइसो सेंटर से पास करती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो इसमें गिवन है वो हमारे पास ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने गैदर की हुई है। अब हमारे पास ये 54 क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल रिलेटेड है, बट हमारे पास इसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इससे रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, और 2022 में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पूछा गया है वो है हमारे पास कि ए टोपोग्राफिक मैप प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया कवर्स 1 डिग्री बाई 1 डिग्री एरिया ऑन ए सिंगल मैप। तो हमारे पास जो मैप का एरिया है वो कितना कवर कर रहा है, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर कर रहा है हमारे पास, लेट और लॉन्ग का हमारे पास। द मिनिमम ग्राउंड डिस्टेंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस मैप। तो हमारे पास ग्राउंड डिस्टेंस बताना है, तो सिंपल है, आपको स्केल पता होना चाहिए उसका। ठीक है, तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री के लिए जो टोपोग्राफिक मैप होता है उसका जो स्केल होता है वो होता है हमारे पास 1:2.5 लाख होता है हमारे पास। तो जब आप मेरे लेक्चर वीडियो में देखोगे, जैसे कि मैंने ये कवर किया हुआ है टॉपिक, तो उसमें सबसे पहले आपको 4 डिग्री बाई 4 डिग्री की मिलेगी, जो कि स्केल होता है मिलियन, 1:10⁶, मतलब कि 10 लाख के बराबर। ठीक है, लेकिन जब इसको ब्रेकअप करते हैं हम 16 पार्ट्स में हमारे पास, ठीक है, ये 16 पार्ट्स में ब्रेकअप होता है, और ABCD हमारे पास P तक नाम जाते हैं। तो उसका जो शीट बनता है, क्योंकि टोटल 4 डिग्री है, तो एक शीट का कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री, तो इसका जो स्केल होता है वो कितना होता है, 1:2.5 लाख होता है हमारे पास। ठीक है, तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट का कितना होता है, 1:2.5 लाख होता है हमारे पास।
इसके बाद हम फिर इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि इसको फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या है 15 मिनट की शीट बनती है, और फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 30 मिनट बाई 30 मिनट की शीट बनती है। तो वो मैंने लेक्चर वीडियो में समझा रखा है, आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप गेट 2022 में देखोगे तो मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफ़र कीजिए और सारा कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्लियर किया गया है। बट हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो है कि 1 डिग्री बाई 1 डिग्री का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर स्केल जो होगा वो कितना होगा 1:2.5 लाख होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, एक चीज़ और इसमें ज़रूरी है कि मिनिमम ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है। तो हम किसी भी मैप के ऊपर मिनिमम जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है हमारे पास 0.25 mm, ठीक है। 0.25 mm का मतलब है 0.025 सेंटीमीटर में हमारे पास। तो अब देखिए आपको स्केल पता चल गया, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री का 1:2.5 लाख होता है हमारे पास, और मिनिमम जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप पे वो है हमारे पास 0.25 mm। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि ग्राउंड पे तो उतना ही डिस्टेंस दिखाएगा, 0.25 इंटू का 2.5 लाख, तो ये हमारे पास mm में रीडिंग आएगी। और फिर इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको जो मिनिमम ग्राउंड डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगा किसी भी मैप पर, तो वो कितना होगा हमारे पास 62.5 मीटर होगा हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल है, 0.25 mm इंटू का उसका स्केल जो है हमारे पास, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड किया आपको, तो आंसर कितना मिल जाएगा 62.5 मीटर में मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो आंसर पूछा गया वो 62 मीटर में आंसर पूछा गया, तो आपको मीटर में निकालना पड़ेगा। तो ये जो यूनिट्स हैं ये भी आपको गेट एग्जाम में थोड़ा ध्यान देनी है, वो घुमा फिरा के आंसर गलत कराने की पूरी कोशिश करता है, बट आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, भले ही ईजी क्वेश्चन पूछता है गेट, लेकिन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है हमारे पास, ठीक है। तो जिस यूनिट में आंसर पूछा गया उसी में आपको आंसर देना है। मीटर में है तो 62.5 मीटर आया, और आपको 2 डेसिमल प्लेस तक देना है तो 62.50 आप आंसर लिखोगे, ठीक है, गेट के अंदर। तो आपका 54 का आंसर क्या है 62.5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो कितना 8 क्वेश्चन थे हमारे पास 1 मार्क्स के। तो सर्विंग एंड मैपिंग में अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे 2 मार्क्स के पूछे गए हैं, और ये टोटल 11 क्वेश्चंस होंगे 22 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसमें ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड है कि इन ए क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ द लैटिट्यूड्स इज 1.39 मीटर एंड सम ऑफ डिपार्चर्स इज 2.17 मीटर, द लेंथ एंड होल सर्कल बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग एरर। तो जैसे हमने ट्रेवर्सिंग में समझा था कि कोई भी लाइन है ए और बी, और उसका हमने 2 चीज़ें कैलकुलेट की थी, एक तो हमने डिपार्चर कैलकुलेट किया था और हमने दूसरा कैलकुलेट किया था लैटिट्यूड। तो हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास गिवन है। तो आप देख सकते हो कि लैटिट्यूड का जो सम है वो है 1.39, मतलब कि सम ऑफ एल क्या है हमारे पास 1.39 मीटर है, और सम ऑफ डिपार्चर जो है वो है हमारे पास 2.17, ठीक है। और आपको निकालना क्या है क्लोजिंग एरर निकालना है। तो जो क्लोजिंग एरर होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस का सम ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी मान लीजिए आपका ट्रेवर्स होता है और वो पूरा क्लोज नहीं होता है, तो यहाँ तक आपने मेजरमेंट ली, तो ये जो एरर होता है वो हमारे पास क्लोजिंग एरर कहलाता है, जो कि सम ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस सम ऑफ लैटिट्यूड डिपार्चर का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे 1.39 2.17 डिपार्चर हो गया, 1.39 जो हो गया लैटिट्यूड हो गया, इसका स्क्वायर दोनों का ऐड करोगे और फिर स्क्वायर रूट करोगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे 2.57 मीटर में आएगा। तो अब 2.57 जो है हमारे पास 2 ऑप्शंस में, उसके अलावा बोला गया हमारे पास होल सर्कल बियरिंग भी चेक करनी पड़ेगी आपको। तो होल सर्कल बियरिंग निकालने के लिए आपको क्या है टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सम ऑफ डिपार्चर बाई सम ऑफ लैटिट्यूड होता है, लेकिन थीटा निकालना पे आपको तो टेन ऑफ इनवर्स करना पड़ेगा सम ऑफ डिपार्चर बाई सम ऑफ लैटिट्यूड। सारी वैल्यूज आपको पता ही है, सम ऑफ डिपार्चर की वैल्यू आपको पता है 2.17 और सम ऑफ लैटिट्यूड की पता है 1.39, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 57 डिग्री में आंसर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी जो है वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन सर्विंग एन ओडोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब ओडोमीटर जनरली व्हीकल्स में यूज होता है डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। ओडोमीटर डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अब ओडोमीटर या ओडोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए व्हीकल सच एज बाइसाइकिल और कार। द डिवाइस में भी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीन्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकते हैं हमारे पास। तो मोस्ट ओडोमीटर्स वर्क बाई काउंटिंग व्हील रोटेशंस। तो आप देखते हो कि कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया है आपकी किसी भी गाड़ी ने, तो वो जो रोटेशंस होते हैं हमारे पास व्हील्स का, उनको काउंट करके कैलकुलेट किया जाता है। तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, वो हमारे पास ओडोमीटर करता है हमारे पास। तो जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम, कार या आपके कोई भी व्हीकल है, वो ओडोमीटर की हेल्प से करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एज्यूम दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द नंबर ऑफ व्हील्स रोटेशंस टाइम द टायर सरकमफरेंस। तो सिंपल है, जैसे कि रोटेशनल मोशन को आपने ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट कर दिया, वो किसकी हेल्प से किया, ओडोमीटर से। तो डिस्टेंस कैलकुलेशन में हमारे पास हेल्प करता है ओडोमीटर। तो आंसर जो है वो आपको डिस्टेंस ऑप्शन डी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 57 क्वेश्चन नंबर है। इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट पूछा गया है हमारे पास। तो मतलब कि MSQ है हमारे पास कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्फेरॉइड इज ए मैथमेटिकल सरफेस ऑफ अर्थ। तो सही बात है, हमारे पास जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो तो अर्थ को हम स्फेरॉइड मान के ही चलते हैं हमारे पास, कि ईजी कैलकुलेशन होती है। दूसरा हमारे पास कि जियोइड इज एन इक्विपोटेंशियल रेफरेंस सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जियोइड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को, जो भी इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं उनको आप अगर ड्रॉ करते हो तो वो जियोइड सरफेस देती है हमारे पास। तो ये भी सही है कि इक्विपोटेंशियल रेफरेंस सरफेस है हमारे पास अर्थ का, जियोइड कहलाता है। तीसरा है हमारे पास कि ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज परफेक्ट स्फेरॉइड। तो ट्रू शेप जो है अर्थ का वो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है, पहली बात। और दूसरा जो है वो हमारे पास जियोइड जो शेप होती है वो ट्रू शेप ऑफ अर्थ होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। फोर्थ है हमारे पास कहता है WGS84 डेटम वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो ये भी गलत है हमारे पास। WGS84 जो डेटम है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है कंट्री से कंट्री। तो ऑप्शन ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं कि एन अर्थ इलिप्सॉइड और अर्थ स्फेरॉइड इज ए मैथमेटिकल फिगर approximating the Earth's form used as a reference frame for computations in the geodesy, astronomy and the geosciences। तो अर्थ का जो मैथमेटिकल फिगर हम मानते हैं वो स्फेरॉइड मान के चलते हैं, जिससे कैलकुलेशन यूज, मतलब कैलकुलेशन पर्पज में उसका यूज हो सके। जैसे जियोडेसी हो गया, एस्ट्रोनॉमी पर्पज के लिए उसको स्फेरॉइड मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरा है कि जियोइड इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी फील्ड विद मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्डेंट टू द मीन सी लेवल। तो अगर आप मीन सी लेवल को ड्रॉ कर दोगे अराउंड द ग्लोब, तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, जैसे मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा हर एक प्लेस के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप का बन रहा है आपका, तो ये जो है जियोइड कहलाएगा। और जियोइड ही हमारे पास ट्रू शेप ऑफ द या फिर एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ होती है, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, ठीक है। और ये किससे, मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी फील्ड से, और ये बहुत क्लोज होती है मीन सी लेवल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो जियोइड को रिप्रेजेंट करता है। All points on the geoid surface have the same geopotential, the sum of the gravitational potential energy and the centrifugal potential energy। तो दोनों को ऐड ऑन करोगे तो जियो पोटेंशियल एनर्जी या जियो पोटेंशियल मिलेगा, और वो हर जगह सेम होती है जियोइड सरफेस के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द जियोइड। तो जब वो सम है तो जो भी आपका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है जियोइड ऑफ द सरफेस के, ठीक है, अर्थ के ऊपर। मीनिंग दैट प्लम लाइंस पॉइंट परपेंडिकुलर एंड बबल लेवल्स आर पैरेलल टू द जियोइड, ठीक है। बबल लेवल जो है पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर होती है प्लम लाइंस हमारे पास। बीइंग एन इक्विप जियो पोटेंशियल मीन्स द जियोइड कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर एट रेस्ट इफ ओनली ग्रेविटी एंड रोटेशनल एक्सेलरेशन वर एट वर्क। तो अगर मान लीजिए आपका सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और रोटेशनल एक्सेलरेशन उसमें वर्क कर रहा है, तो आपका जो भी वाटर
उस टाइम पर रेस्ट पे होगा वो हमारे पास सरफेस जो रिप्रेजेंट करेगा वो जियोइड कहलाता है हमारे पास। उसको हम क्या इक्व जियो पोटेंशियल लाइन्स भी कहते हैं, या जो भी सरफेस बनेगा वो इक्व जियो पोटेंशियल लाइन्स होगा हमारे पास। तो दिस इज ऑल्सो ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बॉल टू रिमेन एट रेस्ट इंस्टेड ऑफ रोलिंग ओवर द जियोइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अर्थ जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। दिस मीन्स इट इज स्फेरिकल इन शेप बट नॉट परफेक्टली राउंड, वो तो मैथमेटिकल पर्पज के लिए लेते हैं। इट इज स्लाइटली बज्ड एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल्स हमारे पास, मतलब इलिप्टिकल शेप भी होता है हमारे पास। तो जो ट्रू शेप होता है वो जियोइड शेप होता है हमारे पास, रियलिटी में बात की जाए तो जो जियोइड शेप होता है उसी को हम अर्थ का शेप कहते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास WGS84 सिस्टम है, वो हमारे पास डेटम है एक्चुअली, और वो अर्थ सेंटर्ड अर्थ फिक्स्ड टेरेस्ट्रियल रेफरेंस है। जैसे कि हमने GPS के बारे में देखा था, वो ECEF होता है हमारे पास, मतलब कि अर्थ सेंटर्ड होता है और अर्थ फिक्स्ड टेरेस्ट्रियल रेफरेंस सिस्टम होता है हमारे पास। तो GPS की तरह हमारे पास WGS84 सिस्टम होता है, और ये हमारे पास जियोडेटिक डेटम है। WGS84 is based on a consistent set of constant and model parameters that describe the Earth's shape, size and gravity and geomagnetic fields। तो अब ये चीज़ अगर देखोगे तो दो पैरामीटर्स होते हैं। तो एक होता है A माइनर सेमी एक्सिस, एक होता है B मेजर सेमी एक्सिस। ये जो दो पैरामीटर्स होते हैं ये इनकी डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है। ये जो एक्चुअली हमने रिप्रेजेंट किया है वो अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट किया है, जो इलेक्ट्रिकल शेप दिखा रहा है। जैसे अगर आप GPS से कोई भी एलिवेशन डेटा निकालते हो या फिर हाइट मेजरमेंट करते हो तो वो क्या है, इलिप्सॉइडल हाइट प्रोवाइड करता है हमारे पास, और वो किसके रेफरेंस में देता है हमारे पास, WGS84 डेटम के रेफरेंस में देता है। और ये जो डेटम हमने रिप्रेजेंट किया है वो किससे मिलता है, हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं A और B से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो फैक्टर हैं उन वो हमारे पास डिफाइन करती हैं इस इलिप्टिकल शेप को, और यही इलिप्टिकल शेप क्या जनरली एक WGS84 सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक मॉडल पैरामीटर्स होता है, कंसिस्टेंट सेट ऑफ कांस्टेंट, जो WGS84 डेटम को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। और ये जो मॉडल पैरामीटर्स हैं अर्थ की शेप को, साइज को, उसकी ग्रेविटी को, उसकी जियोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। WGS84 is a standard US Department of Defense definition of a global reference system for geospatial information and is the reference system for the GPS system। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि GPS सिस्टम एक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलिट्री और सिविलियन पर्पज दोनों के लिए यूज होता है। तो जो भी, और ये हमारे पास WGS डेटम को यूज करता है, उसी रेफरेंस सिस्टम को यूज करता है। तो WGS जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करती है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है हमारे पास। तो जब WGS84 जो डेटम है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन C और D गलत हो जाते हैं, और जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास A और B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसमें भी ये भी MSQ क्वेश्चन है, तो गेट एग्जाम में काफ़ी MCQ, MSQ और हमारे पास नेट क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट बताना, और पहला ऑप्शन दे रखा है कि लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ एंड लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस वेरीज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। थर्ड है हमारे पास लॉन्गिट्यूड ऑफ ए स्टेट पॉइंट इज द एंगल बिटवीन द ग्रीनविच मेरिडियन एंड द मेरिडियन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस आर सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास लैटिट्यूड जो है वो 0 टू 90 डिग्री वेरी करता है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अर्थ शेप है हमारे पास, ये इक्वेटर होता है जो कि एक लैटिट्यूड ही होता है हमारे पास। और उसके अलावा ये पोल्स है हमारे पास, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट मान लीजिए। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो जनरली पोल टू पोल होते हैं, और जब आप मैप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी, क्योंकि वो 3D से 2D में रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं पे आपको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन मिलेगी, ठीक है, जो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जनरली आप देखोगे तो पूरा ग्लोब है 360 डिग्री तक होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री 2 टाइम्स होता है हमारे पास।
ठीक है। ईस्ट साइड होते हैं 0 से 180 डिग्री और वेस्ट साइड होता है 0 से 180 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो वेरी करता है 0 से 180 डिग्री। और ये जो इक्वेटर्स हैं, जो लैटिट्यूड्स है हमारे पास, वो ये पैरेलल्स रिप्रेजेंट करता है, जो कि 0 to 90 डिग्री होता है नॉर्थ और साउथ के अंदर। ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शन गलत हो जाता है हमारे पास, लैटिट्यूड 0 to 90 डिग्री होता है। और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो पॉइंट होता है वो ग्रीनविच मेरिडियन से एंगल बनाता है। जो भी एंगल होता है हमारे पास, मान लीजिए 2D पेपर के अंदर ये हमारे पास 0 होता है, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। और यहाँ से जितना लेफ्ट साइड जाओगे वो हमारे पास वेस्ट साइड रहता है। जैसे कि यूटीएम आपने देखा होगा, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, उसके अंदर जो प्रोजेक्शन रहता है 180 डिग्री जो होता है वो फर्स्ट जोन होता है हमारे पास, और जो 0 डिग्री है वो ग्रीनविच मेरिडियन शो कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस रहेगा किसी भी मेरिडियन का ग्रीनविच मेरिडियन से, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड कहलाता है उस पॉइंट का। अगर आप 3D के ऊपर समझोगे तो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर भी ले रखे हैं, डायग्राम आप पूरा क्लियर समझ जाओगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, और फिर यहाँ से आपको किसी भी पॉइंट पे ये जो पैरेलल मेरिडियन रहेगा वो हमारे पास, इन दोनों का जो एंगुलर डिस्टेंस रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा लॉन्गिट्यूड को हमारे पास। ठीक है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, ये तो फिक्स रहते हैं हमारे पास। ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बी भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखोगे कि लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन अक्रॉस ए मैप ईस्ट वेस्ट। द लैटिट्यूड इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ। ठीक है। तो अगर नॉर्थ साउथ की बात करेंगे तो लैटिट्यूड होता है, अगर ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या, लॉन्गिट्यूड होता है हमारे पास। ठीक है। बट ये जो रन करते हैं, मतलब ये ग्लोब है, अगर आप 3D में मतलब विजुलाइज करोगे तो ये पूरा एक सर्कल बनाएगा। और ये 30 डिग्री नॉर्थ क्योंकि अप साइड है, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अगर साउथ की साइड जाओगे, बीच में जो है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है, वो हमारे पास इक्वेटर कहलाता है। तो साउथ साइड जाओगे तो 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ जो होगा वो साउथ पोल होता है हमारे पास। तो ये जो लाइन्स हैं वो हमारे पास इक्वेटर लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। तो अगर आप इस केस में देखोगे कि कोई भी ग्लोब है उसको आपने मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और ये जो 0 डिग्री से पास करती है वो लैटिट्यूड, जो 0 डिग्री होता है वो इक्वेटर कहलाता है। और ये जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच मेरिडियन होता है हमारे पास। ठीक है। और ये जो पूरी ग्लोब है आप इसमें देखोगे तो ये मेरिडियंस होते हैं हमारे पास, और ये जो लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं हमारे पास। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री टू द एट द इक्वेटर एंड एट द 90 डिग्री एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। तो हम देख सकते हैं 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक टोटल 180 डिग्री हमारे पास लैटिट्यूड होता है हमारे पास। देयरफॉर द हाइयर द वैल्यू और डिग्री ऑफ लैटिट्यूड द क्लोजर बिट, ये बिट है हमारे पास, क्लोजर बिट टू द नॉर्थ और साउथ पोल। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी इक्वेटर से दूर होगा, और नॉर्थ जो भी पोल्स हैं हमारे पास उसके क्लोज आता है हमारे पास। तो लैटिट्यूड की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड आर द लाइंस डेट रन नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ से रन करती है हमारे पास, एंड मार्क द पोजिशन ईस्ट वेस्ट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है। देयरफॉर लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। तो जो भी हमारे पास 0 डिग्री होता है वो ग्रीनविच मेरिडियन होता है। तो अगर आप इसमें रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो है वो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन होता है। तो इसको भी आप 3D में विजुलाइज करोगे तो ये भी एक सर्कल बनाती है हमारे पास। ठीक है। जो 0 डिग्री से पास हो रही है, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन होता है इंग्लैंड के अंदर हमारे पास। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम पोल टू पोल क्रॉसिंग द इक्वेटर एट राइट एंगल्स। तो जो भी इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रहता है उसको 90 डिग्री पे कट करती हैं जितनी भी हमारे पास मेरिडियंस होती हैं हमारे पास। ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ, वो तो एक सर्कल बनाएगा। और ईच लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो इज 1/2 ऑफ द ग्रेट सर्कल। तो 1/2 ऑफ ग्रेट सर्कल क्या होता है, जो अर्थ को इक्वली या फिर डिवाइड करता है 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है। तो आप इसको विजुलाइज कीजिए, एक सर्कल है एक्चुअली जो 0 डिग्री है, फिर ये भी एक सर्कल है,
ये भी सर्कल है, बट ये हम पास वैल्यूज रखते हैं। जैसे ये 0 डिग्री होगा, ये ईस्ट साइड है तो 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 एंड सो ऑन। जो कि यहाँ पे देखिए वेस्ट साइड में हमारे पास है 0 डिग्री, अगर ये है, ये वेस्ट साइड हो गया 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री, 120, 150 एंड 180 डिग्री। तो 0 डिग्री अगर ये है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ईस्ट साइड चलोगे तो आपको 30, 60, 90 एंड 120, 150 एंड 180 डिग्री ईस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री टोटल होता है लॉन्गिट्यूड। तो अनलाइक लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड विच रन पैरेलल टू द इक्वेटर, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस कन्वर्ज एट द पोल्स। तो इसमें देखोगे नॉर्थ साउथ से साउथ पोल एक सर्कल बना के वापस उसी में कन्वर्ज होती है हमारे पास। दिस मीन्स डेट द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज एज यू मूव टुवर्ड्स द पोल। तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस आप देखोगे, यहाँ पे इसमें जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस कम देखने के लिए मिलेगा, और सेंटर में या इक्वेटर के ऊपर आपको पोल्स जो मेरिडियंस के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इक्वेटर को जितनी भी मेरिडियंस है वो 90 डिग्री पर कट करती है, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं उसके। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड डिक्रीज एज यू मूव टुवर्ड्स द पोल, मेकिंग देम क्लोजर टुगेदर देन दे आर एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मीन्स प्लस 180 डिग्री टू ईस्टवर्ड एंड माइनस 180 डिग्री टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ 0 डिग्री इज द प्राइम मेरिडियन, मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन, एंड इट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये 0 डिग्री जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, जो डिवाइड करती है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डज नॉट चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ ये दोनों लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो चेंज नहीं होते हैं हमारे पास, क्योंकि कोऑर्डिनेट देमसेल्व्स आर वर्चुअल। क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वर्चुअल है। मान लीजिए कोई भी ग्लोब है, इसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखना चाहते हो तो वो लेट लॉन्ग होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वर्चुअल होते हैं, जो कि लेट लॉन्ग की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं हमारे पास। दे विल रिमेन इन प्लेस बाय डेफिनेशन फॉर एवर। They are an abstract concept and will not move with the time. The ground moves. So because of continental drift, the coordinates of a particular place on the earth might change. तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, तो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्लेस के वो अर्थ के वो चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स मूव कर रहे हैं हमारे पास, वो तो अर्थ सरफेस जो हमारे नीचे अवेलेबल है वो मूव करता है हमारे पास। सो नो कोऑर्डिनेट्स डोंट मूव बट द सरफेस ऑफ द अर्थ डज, ठीक है। तो आपका अर्थ सरफेस मूव कर सकता है जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, तो लेकिन हमारे पास जो लेट लॉन्ग है वो वर्चुअल्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वर्चुअल हैं। तो हमारे पास लेट लॉन्ग हमारे पास टाइम के साथ चेंज नहीं होते हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे, पूरा एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से समझा लेट लॉन्ग क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो ऑप्शन ए और सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए मैप प्रोजेक्शन इज। तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ऑन ए प्लेन पेपर मैप। दूसरा हमारे पास ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D शेप ऑफ अर्थ ऑन 2D प्लेन। तीसरा हमारे पास डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ एरिया ऑन द अर्थ। फोर्थ हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग थियोडोलाइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये तो गलत है ऑब्वियसली, ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैप प्रोजेक्शन समझना है कि वो होता क्या है हमारे पास। तो मान लीजिए आपके पास जो अर्थ है, मानना क्या है, वो तो 3D शेप है हमारे पास, बट आप विजुलाइज कीजिए कि आप जो ग्लोब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थ को, उसको आपको कन्वर्ट करना है 2D पेपर के ऊपर। क्योंकि 3D से आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, उसको आपको मैप फॉर्म में लाना है, तो 2D में रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन कहते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है। तो अब जैसे कि ग्लोब के ऊपर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं हमारे पास, तो उन लाइंस को भी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो लैटिट्यूड हो गया हमारे पास और लॉन्गिट्यूड्स हो गए हमारे पास। अब ये डिपेंड करते हैं हमारे पास जनरली कि हम डेवलपेबल सरफेस या फिर मैप प्रोजेक्शन का मेथड कौन सा ले रहे हैं। बट ओवरऑल जितने भी मेथड्स होते हैं मैप प्रोजेक्शन के, वो हमारे पास यही काम करते हैं कि 3D को 2D या प्लेन पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास।
तो उसके साथ साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए तो ऑब्वियसली करेक्ट हो गया हमारे पास कि रिप्रेजेंटेशन ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ऑन ए प्लेन पेपर। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है कि 3D शेप जो होता है अर्थ को उसको हम 2D फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास। तीसरा है हमारे पास डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द एरिया ऑन द अर्थ। जैसे कि मैंने बताया कि जो मैप प्रोजेक्शन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसके मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ को मेंटेन करना है, कौन से एरिया का रिप्रेजेंटेशन आपको करेक्ट दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलते हैं हमारे पास। 3D से जब आप 2D में कन्वर्ट करते हो, ये ग्लोब है हमारे पास और आपको प्लेन पेपर में कन्वर्ट करना है, तो हर एक जगह डिफरेंट लैंड सरफेस है हमारे पास, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप यहाँ देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पे आप देखोगे कि एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है जब आप एक डेवलपेबल सरफेस मान लीजिए सिलेंडर को यूज करते हो या फिर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है उससे दूर जाते हो हमारे पास। तो ये सब मैंने अपने मैप प्रोजेक्शन की क्लास में पूरा समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको समझने की बात है कि ये जो लोकेशन ऑफ एरिया है ऑन द अर्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि मैप प्रोजेक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द ग्रेटिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड्स हैं जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ऑन ए प्लेन सरफेस। ठीक है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया हमारे पास। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3D नेटवर्क, स्पेरिकल 3D नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन ए प्लेन 2D सरफेस। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज नॉट फ्लैट, इट इज जियोइड इन शेप लाइक ए स्फीयर। ए ग्लोब इज द बेस्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब तो हमने देखा ही है जिसमें अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लोब द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर एक्यूरेटली शोन ऑन इट। तो जो ग्लोब है वो 3D रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी लैंड सरफेस अवेलेबल है हमारे पास, जो भी कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ग्लोब में तो हमारे पास ट्रू शेप और साइज रहता है। इफ वी थ्रो लाइट थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब we get a distorted picture of the globe in those parts of the paper away from the line or point over which it touches the globe। तो it touches the globe means टेंजेंट पॉइंट होता है हमारे पास। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, पहले आगे पढ़ लेते हैं कि द डिस्टॉर्शंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंशियल पॉइंट। सो ट्रेसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक शेप साइज एंड डायरेक्शंस एक्सेट्रा फ्रॉम ए ग्लोब इज नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज द ग्लोब इज नॉट ए डेवलपेबल सरफेस। ठीक है, तो ये मैप प्रोजेक्शन में मैंने पूरा समझाया हुआ है अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे एक विजुअलाइज करा देता हूँ तो आप समझ जाओगे। मान लीजिए ये ग्लोब है और इसके ऊपर आपको अर्थ रिप्रेजेंट की गई है। अब डेवलपेबल सरफेस होते हैं कि आप क्या यूज कर रहे हो। मान लीजिए हम क्या सिलेंडर यूज कर रहे हैं, हमारे पास सिलेंडर यूज किया हमारे पास। अब इस ग्लोब के ऊपर हमारे पास ग्रेटिट्यूड्स होंगे, ये हमारे पास लैटिट्यूड्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास इसके ऊपर क्या अवेलेबल होंगे, लॉन्गिट्यूड्स भी अवेलेबल होंगे। तो ये हमारे पास मान लीजिए लॉन्गिट्यूड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक टेंजेंट पॉइंट हो गया जिससे ये डेवलपेबल सरफेस जो सिलेंडर है वो ग्लोब से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल पॉइंट हो गया। तो जहाँ पे ये डेवलपेबल सरफेस टेंजेंशियल रहता है और इस पार्ट में जो भी लैंड सरफेस रहेगा वो हमारे पास एक्चुअल शेप रहेगा। तो आपने इसको कट किया और फिर इसको ओपन किया तो आपको क्या एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी। और मान लीजिए आपने कोई लाइट सोर्स यूज किया, इस सेंटर ऑफ द ग्लोब रखा और फिर उससे लाइट फैलाई। ठीक है, लाइट स्प्रेड हुई और जो भी रिप्रेजेंटेशन था मेरिडियंस का और पैरेलल्स का मींस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का, वो कैसा दिखेगा आपको। मैं सेम कलर ले लेता हूँ जिससे कि इजीली रिप्रेजेंट हो जाए। तो डेवलपेबल सरफेस जो है वो हमारे पास ब्लू कलर का था। सिलेंडर जो है उसको ओपन किया हमने तो ये हमारे पास क्या प्लेन पेपर आ गया हमारे पास, या फिर 2D रिप्रेजेंटेशन आ गया। इसके ऊपर जो है हमारे पास ये लॉन्गिट्यूड्स थे हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन शो होंगी। उसके बाद हमारे पास लैटिट्यूड्स जो स्ट्रेट लाइन शो होंगी और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगी। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया 3D से 2D में कन्वर्ट करने का। अब हमें समझने वाली बात है कि ये तो ग्लोब था, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे एक एरिया शो कर रहा है। तो जैसे जैसे टचिंग पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला सिलेंडर यूज किया था, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूज किया था हमने। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला,
जिससे ये टेंजेंट टच हो रहा था, ये हमारे पास एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ दिखाएगा। और जैसे जैसे फार अवे जाएंगे हम, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास डिस्टॉर्शन इंक्रीज होता रहता है हमारे पास। मतलब कि ग्लोब के ऊपर लैंड सरफेस जो रहेगा वो कम रहेगा, और जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रहेगा वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, उसका शेप जो है वो ट्रू नहीं रहेगा हमारे पास। तो डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि हमारे पास जैसे साइज, शेप या डायरेक्शन, जो भी आप किसी एक चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, तो उसका जो मेथड होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको इजीली समझना है कि लोकेशन ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैप प्रोजेक्शन जो है वो लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ ऑप्शन जो है, जो रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग थियोडोलाइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, ये गलत है हमारे पास। मैप प्रोजेक्शन का इससे रिलेशन कोई नहीं होता है हमारे पास। वो तो सिंपली हमारे पास प्रोजेक्शन होता है 3D सरफेस का 2D पेपर के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए थियोडोलाइट ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास 60 क्वेश्चन की फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन यूजिंग ए वर्नियर थियोडोलाइट विल एलिमिनेट। अब हमारे पास जो फेस राइट और फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशंस जो रहती हैं वो क्या क्या एलिमिनेट कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो वो इंडेक्स एरर को एलिमिनेट कर सकती हैं। दूसरा ग्रेजुएशन एरर को भी एलिमिनेट कर सकती हैं। अब इंसेंट्रिक एरर और एटमॉस्फेरिक एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकती हैं। अब ये चीज़ें होती क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फेस लेफ्ट और फेस राइट का मतलब क्या है कि जब कोई वर्टिकल सर्कल, मतलब कि कोई थियोडोलाइट होता है हमारे पास, तो अगर उसका वर्टिकल सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड है ऑब्जर्वर के, और फिर हम रीडिंग ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, फेस लेफ्ट कहलाता है। अगर वही वर्टिकल सर्कल जो है इंस्ट्रूमेंट का या थियोडोलाइट का राइट साइड है ऑब्जर्वर के, तो वो हमारे पास फेस राइट कहलाता है। जैसे आपने ट्रांजिट थियोडोलाइट देखा होगा, तो मान लीजिए ये थियोडोलाइट है, आप इसको क्या सॉरी, ये हमारे पास थियोडोलाइट है और आप इसको ट्रांजिट मतलब 180 डिग्री ऐसे रिवॉल्व करके कर सकते हो। तो जो इसका सर्कल है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो जो इसका सर्कल है एक आपके लेफ्ट साइड रहेगा, एक बार राइट साइड रहेगा। अगर लेफ्ट साइड है वो हमारे पास वर्टिकल सर्कल, तो वो फेस लेफ्ट होता है, राइट साइड है तो फेस राइट होता है। अब इसमें सबसे पहले इंडेक्स एरर को वो एलिमिनेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि द एंगल इन द वर्टिकल एक्सिस शुड रीड 90 डिग्री। मतलब कि जब एक्यूरेट हमारे पास सेटअप हो जाता है थियोडोलाइट का या इंस्ट्रूमेंट का, तो वो 90 डिग्री रीड करेगा जो वर्टिकल एक्सिस है। व्हेन द साइट एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल और 270 डिग्री, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांजिटेड, ठीक है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजिशंस इज कॉल्ड द इंडेक्स एरर। तो आपने दो रीडिंग ली, मतलब क्योंकि ट्रांजिटेड का मतलब रोटेशन, जब आप वर्टिकल प्लेन में रोटेशन कर रहे हो तो वो ट्रांजिशन कहलाता है हमारे पास, ट्रांजिटेड होता है हमारे पास। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस अगर आप उसका देखोगे बिटवीन द टू पोजिशन, उसको हम इंडेक्स एरर कहते हैं। दिस कैन ओनली बी चेक्ड ऑन ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, जैसे थियोडोलाइट हो जाता है हमारे पास। तो ये फेस लेफ्ट और फेस राइट वाली सेम कहानी होती है हमारे पास। तो इंडेक्स एरर जो है वो जो भी एरर होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं फेस लाइट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन लेकर हमारे पास। दूसरा ग्रेजुएशन एरर है कि द ग्रेजुएशंस ऑफ ए सर्कल इन द थियोडोलाइट मे नॉट बी इक्वल, thereby causing the error in the measurements. Such type of error can be reduced by taking the angular measurements many times on different parts of the circle and thus taking the mean of the observed readings as the final observation value. तो जो ग्रेजुएशंस रीडिंग्स होती है हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना होके कुछ वेरिएशन है, कुछ एरर अवेलेबल होता है। तो इससे क्या हमारे पास मेजरमेंट्स में या जो रीडिंग्स है उसमें भी एरर कॉज होता है हमारे पास। तो वो जो एरर है उसको करेक्टिफाई या करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, या उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। करेक्शन तो मुश्किल है बट उसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप किसी भी एंगल की मेजरमेंट ले रहे हो उसको बार बार या फिर मैनी टाइम्स लीजिए, और जो भी फेस लेफ्ट करके फेस राइट करके आप ऑब्जर्वेशन लीजिए 3-4 बार, और उसका मीन वैल्यू लीजिए जो कि उसकी फाइनल ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी। तो वो जो एरर है हमारे पास ग्रेजुएशन एरर वो मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है हमारे पास। तो फेस लेफ्ट और फेस राइट से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जैसे इसेंट्रिसिटी एरर होता है, एटमॉस्फेरिक एरर होता है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी एरर क्या है हमारे पास, दिस एरर अराइजेज ड्यू टू मिसअलाइनमेंट between the theodolite's optical plumb line and its mechanical axis. It can introduce errors in the vertical angle measurements. The eccentricity of the inner and outer axis
Outer axis in a theodolite can cause errors in the angular measurements. However, this error can be eliminated by taking the mean of the two vernier readings. This is done by reading both verniers and taking the average of the two values. तो ये जो इसेंट्रिसिटी एरर है वो जनरली क्या है कि आप सेटअप जो है वो या फिर मिस अलाइनमेंट की वजह से कॉज होता है। तो आपका जो प्लम लाइन है, मैकेनिकल एक्सिस है, वो उन दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं होता है हमारे पास, तो वो एरर कॉज करता है। ये जनरली वर्टिकल एंगल में एरर कॉज करता है। और इसको रिड्यूस करने के लिए आपके जो दो वर्नियर्स होते हैं उनकी रीडिंग्स मेजर करनी पड़ती है और उन दोनों वैल्यू का मीन लेना पड़ता है। तो एसेंट्रिसिटी एरर जो है वो फेस लेफ्ट फेस राइट से रिलेशन नहीं रखती है हमारे पास। ठीक है, दो वर्नियर होते हैं, उसी को आप रीड कीजिए और उसका जो भी एवरेज वैल्यू है उसको फाइनल वैल्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यू मान के एसेंट्रिसिटी एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जो एटमॉस्फेरिक एरर कॉज करता है कि जब भी कोई लाइट जो हम किसी भी स्टेशन को साइट करते हैं तो जो लाइट है हमारे पास करती है अर्थ एटमॉस्फेयर से, जो कि बैंड हो जाती है वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की वजह से, मतलब कि रिफ्रैक्शन या फिर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से चेंज हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से जो भी हमारे पास लाइन ऑफ साइट होती है वो हमारे पास बैंड हो जाती है। तो दिस बैंडिंग कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द थियोडोलाइट मेजरमेंट्स पार्टिकुलरली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस रहेगा लाइट या फिर साइटिंग लाइट के ऊपर, तो वो उतना ज़्यादा एरर कॉज करती है। तो इससे हमारे पास फेस लेफ्ट और फेस राइट से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमारे पास जो फेस लेफ्ट और फेस राइट है वो सिर्फ दो एरर को एलिमिनेट कर सकती है इसमें से, एक इंडेक्स एरर और हमारे पास ग्रेजुएशन एरर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल है और इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं कि द पैरेलक्स ऑफ ए पॉइंट ए ऑन ए पेयर ऑफ सक्सेसिव ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स इज 73.22। तो पैरेलक्स जो है पॉइंट ए का वो कितना है, पी ए 73.22 mm है। माइक्रोमीटर रीडिंग जो है पैरेलक्स बार की पॉइंट ए के ऊपर है वो है हमारे पास एम ए की वैल्यू 12.10 में mm। सिमिलरली देखा जाए तो माइक्रोमीटर रीडिंग जो है पैरेलक्स बार ऑफ पॉइंट बी की मीन्स एम बी की वैल्यू 9.65 mm है और हमें पैरेलक्स ऑफ द पॉइंट बी निकालना, मतलब कि पी बी की वैल्यू निकालनी है और एम एम के अंदर निकालनी है 2 डेसिमल पॉइंट तक। सिंपल फॉर्मूला होता है इसका पी ए माइनस पी बी, मतलब पैरेलक्स बार की जो वैल्यू होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वो हमारे पास माइक्रोमीटर रीडिंग्स के डिफरेंस के बराबर होता है हमारे पास। तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम बी और बाकी वैल्यूज हमें गिवन है, पी ए की वैल्यू 73.22, पी बी की वैल्यू हमें निकालनी है, एम ए की वैल्यू 12.10 और हमारे पास एम बी की वैल्यू 9.65 mm है। तो आप पी बी की वैल्यू देखोगे तो 70.77 mm आ जाएगा और रेंज जो है वो 70.00 से 71.00 हमारे पास गेट के आंसर की रेंज है हमारे पास। तो आपको जो आंसर लिखना है वो 70.77 आंसर लिखना है और 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ 5 mm इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करते हो तो कैसे करते हो, 5 mm इज इक्वल टू 100 और इनटू का mm को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर 1 mm के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ये भी mm हो गया, तो 1 mm किसके बराबर हो गया यहाँ पे 5 ये हो गया 20, तो ये हमारे पास 20,000 mm के बराबर। तो इसका जो स्केल आएगा वो कितना आ जाएगा 1:20,000। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल निकालने की जरूरत होती है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है वो देख लेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या निकालना है हमारे पास कि हमारे पास स्केल गिवन है। ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। द साइज ऑफ द फोटोग्राफ इज 23 सेंटीमीटर बाई 23 सेंटीमीटर। तो जो भी फोटोग्राफ है उसका साइज कितना है हमारे पास 23 सेंटीमीटर बाई 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा एल और बी। ठीक है, इफ द लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप जो पी एल की वैल्यू है, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप की जो वैल्यू है वो 65% है, मतलब 0.65 है। दूसरा है साइड ओवरलैप, पी एस की वैल्यू कितनी है 0.2। तो जो भी डेटा गिवन हो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको उसको नोट डाउन करते रहना है साथ के साथ, और जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देना है, जो भी वैल्यूज है वो पुट अप कर देनी है और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप गिवन है 0.65, साइड ओवरलैप 20% मीन्स 0.2, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 12.5 किलोमीटर
बाई 8 किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। गिवन डेट द फ्लाइट लाइन इज अलॉन्ग द लॉन्गर डायरेक्शन, तो ये 12.5 किलोमीटर है, तो फ्लाइट डायरेक्शन हमारे पास लॉन्गर डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास गिवन जो है वो जनरली तब मैटर करता है ज़्यादा जब हमारे पास जो साइज ऑफ फोटोग्राफ है वो डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे क्या 3 सेंटीमीटर बाई 23 सेंटीमीटर, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें क्या नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालने हैं, तो एन की वैल्यू निकालनी है, जो कि N1 मल्टीप्लाई बाई N2 होता है। अब इसमें N1 जो है वो अलॉन्ग द विड्थ डायरेक्शन या फिर अलॉन्ग द लेंथ डायरेक्शन, और हमारे पास नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स N2 की वैल्यू जो होगी वो अदर डायरेक्शन में रहेगी। तो इसका जो N1 निकालने का फॉर्मूला है वो मान लीजिए अगर हम लेंथ के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो कैपिटल L 12.5 किलोमीटर, और हमारे पास इज डिवाइडेड बाय द स्मॉल लेंथ, ये कितना है अपना 23 सेंटीमीटर, उसको स्केल से डिवाइड किया, और जो भी कन्वर्ट करना है उसको फिर +1 करना पड़ता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास ओवरलैपिंग भी लेते हैं लेंथ के अलॉन्ग, क्योंकि जब आप अलॉन्ग द फ्लाइट ले रहे हो तो ये जो ओवरलैपिंग नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हैं वो हमारे पास PL जो ओवरलैपिंग होता है हमारे पास अलॉन्ग द लेंथ, PL की वैल्यू जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है हमारे पास। और जब हम साइड ओवरलैपिंग जो फोटोग्राफ्स होते हैं साइड ओवरलैपिंग वाले, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास PS के बराबर है। जब लॉन्गिट्यूडनल होता है तो ये हमारे पास PL के बराबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, N1 का देखोगे आप अलॉन्ग द लेंथ, तो L अपॉन में 1 माइनस PL इंटू का L अपॉन में S, और +1 करते हैं हमारे पास। ठीक है, और अलग अलग विड्थ के डायरेक्शन में देखोगे तो साइड ओवरलैप मिलेगा आपको, W इज डिवाइडेड बाय द 1 माइनस का PS साइड ओवरलैप इंटू का B इज डिवाइडेड बाय S के हमारे पास स्केल के बराबर है, और प्लस का 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। L की वैल्यू 10.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, PL साइड ओवरलैप है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है, तो 0.65 हो गया, और हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर में 0.23 हो गया हमारे पास, और ये S की वैल्यू 1:1 डिवाइडेड बाय द 20,000 हो गया। मैंने जो स्टार्टिंग में स्केल कैलकुलेट किया था उसको आपने सॉल्व किया, 8.76 मीन्स 9 के नियरली आ गया। जैसे ही आपको जो फ्रंट वैल्यू होगी उससे अगर पॉइंट में कुछ भी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो वो आपको एक्सीड करके लिखनी होती है। N2 आपने सिमिलरली कैलकुलेट किया, 8 किलोमीटर मीन्स 8,000 हो गया, 0.23 मीन्स 23 सेंटीमीटर, और 1:20,000 जो स्केल हो गया हमारे पास, और 0.2 की वैल्यू क्या है हमारे पास साइड ओवरलैप मीन्स 20% हो गया। ठीक है, फिर आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपको 4 आंसर मिल जाएगा। 9 इंटू 4 करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स मीन्स 36 आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 63। इसमें कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप एट ए स्टेशन P, दोबारा देखते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप एट ए स्टेशन P एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए वेन 1.2 मीटर अबव द फुट ऑफ द स्टाफ हेल्ड एट Q इज 5 डिग्री। तो वहाँ पर एंगल जो दे रखा है वो 5 डिग्री दे रखा है, और जो इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है वो स्टेशन P के ऊपर है, और जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारे पास कितनी है, स्टाफ की जो वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1.2 मीटर। तो अगर आप डायग्राम बनाते जाओगे साथ साथ, तो ये हमारे पास स्टेशन P के ऊपर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई टेरेन होगा, और जो स्टाफ की वैल्यू है ये हमारे पास स्टाफ है, और यहाँ पे ये हमारे पास जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास कितना है 1.2 मीटर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब डाउन साइड है, तो ये हमारे पास कितनी है 5 डिग्री वैल्यू है एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है PQ का वो कितना गिवन है दोनों स्टेशन के बीच का, वो है हमारे पास 300 मीटर। RL निकालना है हमारे पास पॉइंट Q का मीटर के अंदर, और राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल पॉइंट तक। उसके अलावा जो रीडिंग या फिर हमारे पास डेटा गिवन है वो है एलिवेशन वैल्यू 436.050 मीटर बेंचमार्क की, ये BM क्या बेंचमार्क होता है हमारे पास, और इसके ऊपर भी स्टाफ रखते हैं, तो उसका जो स्टाफ वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 2.865। तो जब हम बेंचमार्क में हम ऐड ऑन करते हैं 2.865 मीन्स जो स्टाफ वैल्यू है वो हमारे पास इस एलिवेशन का RL देता है हमारे पास। तो देखोगे आपके जो एलिवेशन लाइन ऑफ साइट का
कितना मिलेगा आपको 436.050 एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क प्लस का स्टाफ रीडिंग, प्लस का कितना करोगे 2.865, तो आपको वैल्यू मिलेगी 438.915। तो आपको यहाँ की वैल्यू मिल गई। इसमें से आपको ये 1.2 वैल्यू पता है और हमारे पास ये वैल्यू जो है ये वैल्यू नहीं पता है आपको। तो ये वाली वैल्यू अगर आप एक्स को कैलकुलेट कर लेते हो तो जो भी स्टाफ इंटरसेप्ट वैल्यू आई, जैसे एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट आई 438.915, उसमें से आपको एक्स की वैल्यू माइनस करनी है और फिर 1.2 की वैल्यू माइनस करनी है, तो आपको आर एल ऑफ या फिर एलिवेशन ऑफ पॉइंट क्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये हमारे पास एक्स है, ये अगर आप ट्रायंगुलेशन फॉर्मूला यूज करते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 300 मीटर है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 इंटू का टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री। ठीक है, तो आपने एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, 300 इंटू का टेन 5 डिग्री 26.25 मीटर। तो ये जो वैल्यू है एक्स की वो कितनी है 26.25 मीटर। और ये जो एलिवेशन वैल्यू है लाइन ऑफ साइट की वो कितनी है 438.915। ठीक है, और ये जो वैल्यू है हमारे पास स्टाफ इंटरसेप्ट वो वैल्यू है 1.20 मीटर। और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, एलिवेशन ऑफ क्यू की। तो 438.915 में से 26.25 और 1.2 मीटर को आप माइनस कर दोगे तो आपको आर एल ऑफ क्यू पॉइंट की मिल जाएगी। तो आर एल ऑफ पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट माइनस एक्स माइनस का 1.2 411.465 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका रेंज देखोगे 411 से 412 है, वहाँ पर 411 से 412 के बीच का आंसर है। तो आपको आंसर कितना लिखना है 411.412 जो भी आपका आंसर आया है। ठीक है, 411.465 आपका आंसर आया, तो आपको ये आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, वो भी इसी से रिलेटेड है, टैक्योमेट्री से रिलेटेड है कि एक स्टाफ है उसको हमने हेल्ड किया 100 मीटर डिस्टेंस पे और 300 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमने एक ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है D इज इक्वल टू के एस प्लस सी, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टाफ इज vertical at a distance of 100 meter and 300 meter respectively. Observations are taken with a tachyometer and staff intercept with the telescope kept horizontal are 0.99 and 3 meter respectively. तो 100 मीटर के लिए हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 0.9 100 मीटर के लिए, और 300 मीटर के लिए 3 मीटर की वैल्यू है, 3 मीटर वैल्यू है। द थियोडोलाइट इज सेट ओवर ए स्टेशन हैविंग ए आर एल, तो जिस स्टेशन पे सेटअप किया इंस्ट्रूमेंट को उसका वैल्यू कितने, उसकी आर एल की वैल्यू है 950.500 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है 1.45 मीटर। द मल्टीप्लिकेटिव कॉन्स्टेंट ऑफ द टैक्योमीटर इज, तो के की वैल्यू हमें निकालनी है एक्चुअली, और ये जो वैल्यूज हैं वो स्टाफ इंटरसेप्ट वैल्यू है, मतलब एस की वैल्यू है। तो पहले गलत हो गया था, 100 मीटर के लिए जो स्टाफ इंटरसेप्ट वैल्यू है वो हमारे पास 0.99 मीटर 0.99 मीटर, और 300 मीटर के लिए हमारे पास कितना है 3 मीटर की स्टाफ इंटरसेप्ट वैल्यू है। तो जैसे एक स्टेशन है, टैक्योमीटर मीन्स थियोडोलाइट है हमारे पास, और ये स्टाफ इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो है हमारे पास पहले 0.99 मीटर, जब हमारे पास डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का है। ठीक है, और जो स्टेशन 300 मीटर पे है उसकी इंटरसेप्ट वैल्यू कितनी है, स्टाफ इंटरसेप्ट वैल्यू वो है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है स्टाफ से वो कितना है 300 मीटर है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला पता है वो दोनों बीच के डिस्टेंस का D इज इक्वल टू के एस प्लस सी होता है। एस की वैल्यू पता है आपको डी की वैल्यू के लिए, तो आप इससे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओगे और उससे फिर आपको दो अननोन है के और एस, और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो के और सी हमारे पास क्या है, के जो है वो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट होता है, सी हमारे पास एडिटिव कांस्टेंट होता है। तो D1 की वैल्यू कितनी है के एस वन प्लस सी, 100 मीटर के लिए 0.99 है S1 की वैल्यू, 300 मीटर के लिए हमारे पास कितनी है S2 की वैल्यू 3 मीटर है। तो दो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, और आपने इन दोनों को सॉल्व करके आप किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करोगे तो सी की वैल्यू एक दूसरे से कट जाएगी। तो आपको हमने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, कम वाली वैल्यू को ज़्यादा वाली वैल्यू से माइनस किया। तो 300 माइनस 100
इज डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 0.99, सी से सी कट जाएगा आपका। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 200/2.01 मतलब 99.50 जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 99.50 हो जाएगा। और आप रेंज देख सकते हो 99.10 से 99.99 है आपके पास। तो आपका जो मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो 99.50 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास सर्विंग एंड मैपिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास सेक्शन 1 का, उसमें भी सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, मीन्स जो टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिक शीट्स होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते, उसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर है। और उसके अलावा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65, लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक शीट गिवन है वहाँ पर 53G/12। ये क्या टोपो शीट नंबरिंग होती है। तो जैसे मैंने पहले भी समझाया है प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये जो है टोपो शीट नंबरिंग है, और इनका बस एक ही मतलब टारगेट होता है कि इससे हमें बस स्केल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एट दिस स्केल द नंबर ऑफ टोपो शीट्स डेट वुड कवर अ लैंड एरिया इक्वलेंट टू 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। तो ये कितनी नंबर ऑफ शीट्स हमें यूज करनी पड़ेंगी 4 डिग्री बाई 4 डिग्री वाले टोपोग्राफिक मैप के यूज करने के लिए। ठीक है, तो जब हम स्केल निकालते हैं टोपोग्राफिक शीट का, तो सबसे पहले हम क्या 4 डिग्री बाई 4 डिग्री की नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो मान लीजिए 53 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का था। फिर उसको हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, जो कि 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये जनरली ए बी सी डी इस टाइप से होता है हमारे पास। ठीक है, तो आपको कौन सी शीट लेनी है 53G वाली लेनी है। तो ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल एम एन ओ पी तक होता है हमारे पास, 16 होते हैं हमें। तो ये जो हमारे पास जी वाली वैल्यू है, मतलब कि ये वाली शीट जो है वो 53G रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और इसका जो स्केल रहेगा वो कितना रहेगा 1 डिग्री बाई 1 डिग्री। और इसको फिर हमने क्या 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको फिर अगेन हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 ऐसे अप टू कितना होगा 16 होगा। तो आपको कौन सी शीट उसमें से चूज करनी है 12 वाली। तो वो कौन सी हो जाएगी ये वाली। तो ये जो शीट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी 53G/12। और इसका जो स्केल होगा जब आप 1 डिग्री ये टोटल है उसको 1/4 करोगे तो कितना 15 मिनट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जब वाला 53G/12 जो शीट है टोपोग्राफिक शीट है, उसका जो स्केल रहेगा वो कितना रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 15 मिनट बाई 15 मिनट। ठीक है, मतलब कहने का है कि ये जो 53G/12 शीट है उसका स्केल है आपका 15 मिनट बाई 15 मिनट। तो आप देखोगे कि 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कितना हो जाएगा 4 1 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है, और दूसरा 4 इंटू 60 मिनट डिवाइडेड बाई 15 मिनट बाई 15 मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 256 जब आप सॉल्व करोगे तो। और इसको इनडायरेक्टली अगर मतलब हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देख लिया 16 इंटू 16 मतलब 256 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो नंबर ऑफ टोपो सीट्स चाहिए हमें। अब इसमें अगर आप विजुलाइज करोगे कि 4 डिग्री बाई 4 डिग्री की टोटल 16 सीट्स हो गई हमारे पास, और 1 डिग्री को भी 16 सीट्स कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो 16 बाई 16 करोगे तो आपको टोटल 256 जो शीट्स हैं वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 53G/12 टोपो शीट्स की, जो कवर करेंगी 4 डिग्री बाई 4 डिग्री टोपोग्राफी मैप को। तो आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका स्केल होता है 1:10⁶। ठीक है, तो इनका डिफरेंट स्केल रहता है, वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ अपनी मैप वाली क्लास में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, उसका कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। तो ये हमारे पास 65 क्वेश्चन जो कि हमारे पास सेक्शन 1 के टोटल क्वेश्चन कवर हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट होंगे 8 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होंगे वो सिमिलर रहेंगे। मतलब कि हमारे पास जो पैटर्न रहेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सिमिलर रहता है हमारे पास।
8 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं और 11 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। और इसमें इसीलिए ऑप्शनल है कि आप सेक्शन 1 चूज कीजिए या फिर सेक्शन 2, जो भी आपको जिस भी सिलेबस से आपने तैयारी की हुई है। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों पार्ट को सॉल्व किया हुआ है, दोनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास 66 क्वेश्चन से चालू होगा, वो देख लेते हैं। हमारे पास सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन जो है 66 नंबर है, वो है हमारे पास कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू बैंड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा दैट वुड यील्ड गुड क्लासिफिकेशन इज। तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो हमारे पास क्या रहती है, क्लोज टू जीरो रहती है। अगर हमारे पास जो गुड क्लासिफिकेशन को यील्ड करना है, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर जीरो है किसी भी दो बैंड्स के बीच में, तो वो हमारे पास क्या है, क्लोज टू जीरो होती है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो है हमारे पास कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू बैंड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा दैट वुड यील्ड गुड क्लासिफिकेशन इज क्लोज टू द जीरो। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सेक्शन 2 के जितने भी 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स दोनों मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपनी आरयू ज्योमेट्रिक्स के साथ गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।